मेरा नाम निशा है और ये कहानी मेरे उस यकीन की है जो मैंने अपने ही हाथों से तोड़ा था। एक सच जानने के लिए मैंने अपने पति की चोरी पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन उस जाल में एक चोर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान फंसा जिसे लोग इंसानियत का देवता कहते हैं। ओजस की तीसरी रात थी। जैसे ही वो घर लौटा, मुझे उसके वजूद से अजनबी सी महक टकराई। वही महक जो किसी अपने की नहीं होती, जो घर में नहीं बाहर से आती है। मेरी उंगलियां अपने आप उसकी कमीज के कॉलर तक चली गईं। मैंने उसे मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ वो डर था जो तब पैदा होता है जब यकीन पहली बार आता है। ओजस ने मेरा हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पकड़ मजबूत थी। शायद इसीलिए, क्योंकि उस पकड़ में अब भरोसा नहीं सवाल था। निशा, तुम फिर से वही कर रही हो, उसने थकी हुई आवाज में कहा। मैंने कहा ना, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। सारा दिन मीटिंग्स, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। ये खुशबू शायद किसी क्लाइंट की हो जो मेरे साथ बैठा था। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन नजरों में एक अजीब सी चोरी जिसे मेरा अनपढ़ सा दिमाग भी पढ़ सकता था। मैंने उसकी आंखों में देखा। अच्छा, कौन सा क्लाइंट ओजस? मेरी आवाज कांपी नहीं। वो क्लाइंट जो रात के 2 बजे तुम्हारे दरवाजे तक अपनी खुशबू छोड़ जाता है। ये कहकर मैंने उसकी कमीज छोड़ दी, लेकिन सवाल नहीं छोड़ा। मुझे अनपढ़ समझकर बहलाना मत। मैं अच्छे से जानती हूँ ये लेडीज परफ्यूम है। किसी ऑफिस की कुर्सी की खुशबू ऐसी नहीं होती। मेरी इस बात के कहते कमरे में सन्नाटा भर गया। सच बताओ, कहाँ पर थे आप? ओजस झुंझला गया। उसने मुझे खुद से दूर धकेल दिया। मुझे सोने दो निशा, सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम्हारे इन शक भरे चक्करों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और वो कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। कमरे की हवा में अब भी वो अजनबी चुभती हुई खुशबू तैर रही थी, इतनी तेज कि मेरे बसाए हुए इस घर को आग लगाने के लिए काफी थी। ये तकलीफ, मेरा ये रातों का जागना मेरी किस्मत में हमेशा से नहीं था। हम 3 बहन भाई थे। गरीबी हमारा बिछोना थी और मजबूरी हमारी छत। हमारे पापा का साया तो बहुत पहले ही हमारे सर से उड़ चुका था और माँ ने सिलाई कढ़ाई कर करके हमें जिंदा रखा, हमें पाला। और मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे बड़ी होने की कीमत भी मुझे ही चुकानी पड़ी। मेरी पढ़ाई कुर्बान हो गई ताकि मेरे छोटे बहन भाई स्कूल जा सके, वो लोग पढ़ सके, वरना इतना खर्चा माँ कैसे उठाती। मैं अपनी माँ के काम में मदद करती, बस इस तरह मैं अनपढ़ रह गई, बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह। मेरी मम्मी ने अपनी दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। उस वक्त हम सब बच्चे ही थे और ओजस की माँ यानी कि मेरी आंटी को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि तब ओजस भी कुछ नहीं था। पर वक्त बदला और ओजस होशियार था। वो पढ़ लिख गया और शहर में सरकारी ऑफिसर बन गया। जिस दिन ओजस का रिजल्ट आया था और उसकी नौकरी का लेटर मिला था, तो उसी शाम उसकी मम्मी यानी कि आंटी हमारे घर पर आई थी। उनका अंदाज अब कुछ बदला हुआ सा था। देखो शारदा, अब हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। मेरा बेटा ओजस ऑफिसर है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है उसका। तुम्हारी निशा तो अपना नाम भी नहीं लिख सकती। मेरा बेटा अपने दोस्तों में उसको साथ लेकर जाते हुए भी शर्मिंदा महसूस होगा। आंटी ने बिना किसी शर्मिंदगी के मेरी माँ के सामने अपनी ये बात आकर रख दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो तो मेरी माँ की इतनी अच्छी दोस्त थी, पर अचानक से वो कैसे बदल गई। मेरी माँ का चेहरा फीका पड़ गया था। लेकिन प्रभा, ये जुबान तो कितने सालों से दी गई थी ना, अब हम निशा को लेकर कहाँ जाएंगे? जुबान हालात के साथ बदल भी जाती है शारदा। मैं अपने बेटे का फ्यूचर खराब नहीं कर सकती हूँ। आंटी ने अपना फैसला सुना दिया और उठ खड़ी हुई। मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी और मेरे आंसू मेरे दुपट्टे में समा रहे थे। मुझे अपनी जहालत और अनपढ़ होने पर इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं आया था जितना उस दिन आ रहा था। पर तभी दरवाजा खुला और ओजस अंदर दाखिल हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने अपनी माँ और मेरी रोती हुई माँ को देखा। कुछ नहीं बेटा, मैं बस तेरी बेहतरी की बात कर रही थी। आंटी ने फौरन से ही बात बदल दी। मैं सब सुन चुका हूँ माँ। ओजस की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अगर मैं ऑफिसर बन गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वादे के खिलाफ जाऊंगा। निशा मेरी मंगेतर थी और वही रहेगी। पर बेटा, वो अनपढ़ जाहिल है। आंटी ने आखिरी कोशिश करी कि ये रिश्ता वहीं टूट जाए, पर ओजस बोला तो क्या हुआ माँ, अगर उसके पास डिग्री नहीं है? माँ, परवरिश तो है ना। निशा की परवरिश आप जैसी है और मुझे उससे बेहतर जीवन साथी कहीं भी नहीं मिल सकती। अब अगर शादी होगी तो सिर्फ निशा से होगी, वरना मैं कुंवारा ही रहूंगा।
उस दिन ओजस ने मेरे लिए अपनी माँ के सामने स्टैंड लिया था। उसकी इस बात ने मेरे दिल में उसके लिए प्यार का बीज बो दिया था, जो अब पेड़ बन चुका था। शादी सादगी से हो गई। शादी के बाद की शुरुआत के 2 साल बिल्कुल सपनों की तरह गुजरे थे। ओजस मुझे बहुत ज्यादा चाहता था। कभी कभी मुझे लो फील होता और मैं ओवर थिंकिंग करती कि शायद मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ। मैं उसके स्टेटस से मैच भी नहीं करती। पर वो हमेशा ही मुस्कुराकर मेरा माथा चूम लेता और कहता, निशा, तुम जिस तरह से मेरा ख्याल रखती हो, प्यार से मेरे कपड़े प्रेस करके देती हो, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती हो, ये सब उन फाइलों और सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तुम में किसी तरह का घमंड भी नहीं दिखता और यही तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री है। उसकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी। हम साथ में बहुत खुश थे। आंटी का व्यवहार भी अब मेरे साथ थोड़ा बेहतर हो गया था, क्योंकि मैं उनका ख्याल रखने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पर हमारी खुशियों को शायद किसी की नज़र ही लग गई थी। शादी को 2 साल हो गए थे, पर हमारे आंगन में किसी बच्चे की खुशी नहीं थी। ओजस को बच्चों का जुनून की हद तक शौक था। वो जब भी ऑफिस से वापस आता, गली में खेलते हुए बच्चों को रोक लेता, उनको टॉफी और चीज़ दिलाता, उनको गोद में उठाकर प्यार करता, और मैं उसको खिड़की से देखती तो मेरा दिल कटकर रह जाता था। उसकी आंखों में जो चमक दूसरों के बच्चों को देखकर आती थी, वो मेरे अंदर एक खालीपन सा पैदा कर देती थी। हमने इस हवाले से बहुत इलाज भी करवाया, मंदिरों में जाकर प्रार्थना भी मांगी, बड़े बड़े डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट्स भी ली। एक दिन हम डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आ रहे थे। रिपोर्ट्स हमारे हाथ में थीं। देखिए मिसेस ओजस, आपकी रिपोर्ट क्लियर है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि उम्मीद बहुत कम है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। डॉक्टर्स की ये बातें मेरे कानों में से गले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। गाड़ी में खामोशी थी। ओजस खामोशी से ड्राइव कर रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके बाजू पर हाथ रखा। ओजस, आप मुझे छोड़ सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मैं बेबस हूँ। मेरी इस बात पर ओजस ने गाड़ी को झटके से रोक दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था कि आज के बाद ये बात कहना भी मत निशा। कभी भी इस बात को अपने मुंह से भी मत निकालना। आज तो तुमने ये कह दिया है, पर आज के बाद तुम ये बात कभी सोचोगी भी नहीं। आपको बच्चों का इतना शौक है, आप कब तक? मैं इतना कहते कहते रुककर एकदम से रो पड़ी। बच्चे ऊपर वाले की देन होते हैं, और अगर मेरे नसीब में हुआ तो तुमसे ही मुझे औलाद मिलेगी, और अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने शादी तुमसे की थी निशा, किसी बच्चों की मशीन से नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम मेरा सुकून हो निशा, और मैं अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। पर दुनिया ओजस की तरह नहीं सोचती थी। घर पहुंचते ही आंटी ने फिर से वही बात छेड़ दी। अरे मैं आखिर कब तक सब्र करती रहूं? मेरे भी तो कुछ अरमान है कि पोते पोतियों का मुंह देखूं, उनको खिलाऊं। मगर डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है कि ये मां नहीं बन सकती। फिर अब किस बात का इंतजार है? ओजस, तुझे मेरी कसम है कि इस मनहूस को छोड़ दे, और मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। उससे दूसरी शादी करना, और देखना अगले ही साल में कैसे हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी लड़की पहले से ही है। ओजस, जो हमेशा अपनी माँ की इज्जत किया करता था, उस दिन पहली बार सख्त आवाज में बोल पड़ा कि माँ, ऊपर वाले के लिए बस कर दीजिए। औलाद मेरे बस में नहीं है, और ना ही निशा के बस में, और ये ऊपर वाले की ही मर्जी है। मैं दूसरी शादी का कभी सोच भी नहीं सकता, और निशा मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है। मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इसको दुख देकर कोई भी खुशी हासिल नहीं करना चाहता। अगर आपने दोबारा से ये बात करी तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। वो इतना कहकर वहां से उठकर बाहर चला गया था, और मैं कमरे में बैठी हुई ये सब कुछ सुन रही थी, और दिल ही दिल में उस इंसान की बलाएं ले रही थी जो हर मोड़ पर मेरे लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ था। उस रात जब वो वापस आया तो मैंने उसको कसकर गले से लगा लिया। मुझे यकीन था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ओजस मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। पर फिर अचानक से आंटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी, और वो कितनी ज्यादा निढाल सी हो गई थी कि कुछ ही दिन में चटपट हो गई और इस दुनिया से हमें छोड़कर चली गई। आंटी की मौत ने ओजस को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। वो बिल्कुल खामोश सही रहने लगा। घर में उदासी अपना डेरा बना चुकी थी। इस बीच ओजस के ऑफिस से उसको शिफ्टिंग का ऑर्डर आ गया था। मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है निशा। उसने एक शाम चाय पीते हुए मुझे बताया था। ठीक है, मैं आपकी पैकिंग करना शुरू करती हूँ। हम कब जा रहे हैं? मैंने फौरन से कहा तो ओजस खामोश रहा। वो कप में चम्मच हिलाता रहा,
फिर उसने नज़र चुराकर कहा कि निशा, वहाँ पर अभी सरकारी क्वार्टर नहीं मिला है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिन यहीं पर अपनी माँ के घर रहना पड़ेगा। मैं पहले वहाँ पर जाकर इंतज़ाम करूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। मेरे माथे पर शिकन आ गई थी, पर आप जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। क्वार्टर नहीं मिला तो क्या हुआ? हम किराए के मकान में रह लेंगे। मुझे बस आपके साथ ही रहना है। तुम समझ नहीं रही हो। वहाँ पर हालात अभी सेट नहीं है। मेरा काम बहुत ज़्यादा होगा। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा निशा। वो बहाने बना रहा था और इस सबसे साफ लग रहा था कि वो मुझे साथ में नहीं लेकर जाना चाहता है। मुझे टाइम नहीं चाहिए ओजस, मुझे बस आपका साथ चाहिए। और वैसे भी माँ के घर मेरा अब दिल नहीं लगता। ये हमारा घर है, मैं यहीं पर रहूँगी या फिर आपके साथ जाऊँगी। मैंने भी ज़िद कर ली थी। कई दिन तक ये बहस ही चलती रही। ओजस का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। वो बात-बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे अब वो मुझसे ऊब गया है, वो मुझसे उकता सा गया है, मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहता है। शायद आंटी की वो बातें अब उसके दिमाग में असर कर रही थी या फिर औलाद ना होने का दुख ही उसको मुझसे दूर कर रहा था। आखिरकार मेरी जिद और आंसुओं के आगे उसको हथियार डालने पड़ गए थे। ठीक है चलो, मेरे साथ, पर वहां पर जाकर कोई तकलीफ हुई तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। उसने मुझसे रूठे हुए लहजे में कहा। फिर हम नए शहर में शिफ्ट हो गए। यहाँ का माहौल कुछ अजनबी सा था और ओजस का व्यवहार उससे भी ज्यादा अजनबी हो गया था। वो सुबह सवेरे निकल जाता और रात गए घर लौटता। शुरू के कुछ दिन तो मैंने समझा कि नई पोस्टिंग है, काम का दबाव होगा, सेटल होने में वक्त लग रहा है। मैं सारा दिन घर में अकेली दीवारों से ही बातें करती रहती। उसके इंतजार में खाना गर्म करती, वो ठंडा हो जाता। पर फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने मेरी रातों की नींद भी उड़ा दी थी। आज तीसरा दिन था जब मैंने वो बदलाव नोट किए थे। वो रात के 12 बजे घर में दाखिल हुआ था। जब मैंने उसका कोट लिया तो उसमें से वही तेज और दिल मोह लेने वाली खुशबू आई। ये कोई मर्दाना परफ्यूम नहीं था, ये किसी औरत का परफ्यूम था। मैंने उनसे कांपती हुई आवाज में पूछा कि ये कौन सी मीटिंग थी जिसमें ये खुशबू आ रही है। मैंने उसकी कमीज को सूंघा। उसने घबराकर मुझे पीछे किया। निशा, तुम पागल मत बनो। गाड़ी में मैंने एक साथी को लिफ्ट दी थी, शायद ये उसके खुशबू हो। कौन सा साथी? कोई औरत? मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। हाँ, ऑफिस की ही कलीग थी। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। बस अब ज्यादा सवाल मत करो। इतना कहते ही वो बिस्तर पर लेट गया और करवट बदलने लगा। पर मेरा दिल नहीं माना था। अगली रात फिर से वही हुआ। वो लेट आया था और वही खुशबू, वही बहाने। कभी गाड़ी खराब होने का बहाना, तो कभी ट्रैफिक का, कभी किसी दोस्त के साथ घूमने का। पर वो खुशबू नहीं बदलती थी। हर रात उसके कपड़ों में बसी हुई थी, जैसे कि वो किसी के साथ किसी की बाहों में रहकर आया हो। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश करी, लड़ाई करी, रोई भी, मिन्नत भी करी कि सच बता दो, क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं ओजस? कि आपने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया है? आप किसी को पसंद करते हैं? एक बार मैंने उसके कदमों में बैठकर पूछा था तो वो मुस्कुरा दिया, एक जहरीली मुस्कुराहट। सबसे बड़ी बात यकीन होती है निशा। अगर पति पत्नी एक दूसरे पर यकीन करते हैं तो जिंदगी आसान होती है। तुम बिना वजह अपनी और मेरी जिंदगी को मुश्किल कर रही हो, क्योंकि भरोसा अंधा होता है। ओजस, पर मेरी नाक नहीं है, मेरी आंखें नहीं है क्या? मैं कुछ देख नहीं रही क्या? मेरी नाक की परफ्यूम नहीं सूंघ रही? आप बदल गए हैं। आप वो पहले जैसे ओजस नहीं रहे जो मेरे लिए दुनिया से लड़ गए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सो गया। उसकी ये बेरुखी मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। वो इंसान जो मेरी जरा सी उदासी पर बिल्कुल तड़प जाता था, अब मेरे आंसू पर भी वो नहीं पिघलता था। फिर हमारी शादी की एनिवर्सरी का भी दिन आया। मैंने सुबह से तैयारी करी थी, उसका फेवरेट खाना बनाया, घर भी सजाया, नए कपड़े पहने। मैंने सोचा था कि आज हम पुरानी बातें याद करेंगे। शायद वो पुराना ओजस लौट आएगा। उसने वादा किया था कि वो जल्दी घर आ जाएगा। शाम ढल गई, रात हो गई, घड़ियां बीत गईं। मैं खाने की मेज के पास कुर्सी पर बैठी, मेज पर सर टिकाए इंतजार करती रही। मोमबत्तियां भी पिघलकर खत्म हो गई थी। केक पर लगी हुई क्रीम सूख गई थी, लेकिन वो नहीं आया। फिर रात के 2 बजे दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने सर उठाकर उसको देखा। उसके पास आते ही फिर से वही खुशबू मेरी नाक से टकराई। आज वो खुशबू पहले से भी ज्यादा तेज थी, जैसे कि किसी ने उसको गले लगाया हुआ हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरा सब्र, मेरा यकीन, मेरा मान। तुम्हें याद भी है कि आज क्या दिन है? मैंने सपाट लहजे में उससे पूछा।
तो वो रुक गया। सॉरी निशा, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। क्या करूं, काम इतना ज्यादा था कि। अच्छा, काम या वो औरत आपको आने नहीं दे रही थी? मैं एकदम से चीख पड़ी। कौन है वो? ओजस, किसके पास जाते हो तुम? किसकी बाहों में रहकर आते हो? और ये खुशबू तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती? औलाद ऊपर वाले के बस में होती है क्या, इसीलिए तुम दूसरी औरतों के पास जा रहे हो मुझसे छुपकर? मैं बोलती रही और वो खामोश रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी, न गुस्सा किया न इनकार किया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा और फिर कपड़े बदलकर बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी ये खामोशी, उसके गुनाह, उसकी इस हरकत का कन्फेशन साफ दिखा रही थी। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया था, अब रोने धोने का वक्त खत्म हो गया है, अब सच जानने का वक्त था। वो सुबह सुबह तैयार हुआ, अपनी सबसे फेवरेट शर्ट निकाली, शीशे के सामने खड़े होकर बालों को सेट किया और गुनगुनाने लगा। उसके चेहरे पर एक ऐसी रौनक थी जो कि मेरे लिए नहीं थी। उसको मुझसे कोई मतलब नहीं था। उसको इस बात की परवाह भी नहीं थी कि मैं रात भर रोती रही हूँ। मैं जा रहा हूँ, रात को लेट हो जाएगा। उसने रूटीन के मुताबिक ही कहा और निकल गया। मैं सीधी सामने वाले फ्लैट में गई। वहां पर एक औरत रहती थी, बहुत तेज तर्रार। मैंने उनके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। तो वो बोली, देखो निशा, उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा कि आजकल के मर्दों पर कोई भी भरोसा नहीं है। जरूर तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है। ये खुशबू, ये लेट घर आना, ये सब निशानियां हैं। तुम्हें अपने पति पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर वो हाथ से निकल गया तो तुम रोती रह जाओगी। मगर मैं क्या करूं दीदी, वो ये बात मानते ही नहीं है। मैंने रोते हुए कहा। वो फौरन से बोली, मेरे पास एक तरीका है। वो अंदर गई और एक छोटा सा ताला लेकर आई। ये एक सीक्रेट कैमरा है और ये ट्रैकर का काम भी करता है। ये बहुत छोटा सा है, इसको अपने पति की गाड़ी में कहीं पर छुपा दो तो तुम्हारे मोबाइल पर सब कुछ लाइव नजर आएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किस गली में जाता है और किससे मिलता है। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वो डिवाइस पकड़ा। मेरे दिमाग में कुछ बातें घूम गईं। क्या मुझे अब अपने ओजस पर जासूसी करनी पड़ेगी? पर मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। अगली रात जब ओजस सो रहा था तो मैं चोरी चुपके उसकी गाड़ी की चाबी लेकर नीचे गई। पार्किंग में अंधेरा हो रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो छोटा सा कैमरा डैशबोर्ड के नीचे टिश्यू बॉक्स के पीछे छुपा दिया, जहां से फ्रंट सीट और बाहर का मंजर भी साफ नजर आ सके। मैं वापस ऊपर आ गई तो मेरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई जुर्म करके आई हूँ, पर ये जुर्म मुझे अपने घर को बचाने के लिए करना ही था। अगली शाम वो घर थोड़ी देर से लौटा था और अब उसका जाने का वक्त हुआ। उसने हमेशा की तरह मुझे बाय बोला और निकल गया। जैसे ही वो गया, मैंने भी कांपते हुए हाथों से मोबाइल को खोल लिया और ऐप ओपन कर ली। स्क्रीन पर गाड़ी का अंदर का मंजर दिख रहा था। वो गाड़ी चला रहा था। ऐ ऊपर वाले, जो मैं सोच रही हूँ वो सब झूठ हो, बस ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। मेरा दिल हलक में अटका हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा। गाड़ी न किसी 5 स्टार होटल की तरफ गई, ना ही किसी वीरान इलाके की तरफ और ना ही किसी प्राइवेट फ्लैट की तरफ। ये गाड़ी शहर के उस हिस्से की तरफ मुड़ रही थी जहां पर लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। पुरानी इमारतें, तंग गलियां। ये शहर का सबसे बदनाम और अजीब सा इलाका था। ये यहाँ पर क्यों जा रहा है? मेरे हाथों में मोबाइल था और स्क्रीन पर वो नीली बत्ती टिमटिमा रही थी जो मेरे पति की गाड़ी की लोकेशन बता रही थी। दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे अपनी पसलियों से टकराती हुई महसूस हो रही थी। शक का नाग, जो अब तक सिर्फ फन फैलाए हुए बैठा था, अब मुझे डसने के लिए तैयार था। मैं घर की 4 दीवारी में कैद रहकर सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन को घूरने में नहीं लगी रह सकती थी। मुझे अपनी आंखों से देखना था कि आखिर वो वहां पर क्या कर रहा है। मैं जल्दी से घर से निकली। गली के नुक्कड़ पर एक रिक्शा खड़ा हुआ था। मैं तकरीबन भागते हुए उस तक पहुंची। उस तरफ चलो भाई। मैंने उसको अपने मोबाइल पर वो लोकेशन दिखाई जहां पर ओजस की गाड़ी रुकी हुई थी। रिक्शा वाले ने एक नज़र लोकेशन को देखा और फिर हैरत से मेरी तरफ मुड़ा। उसके माथे पर बल पड़ गए। दीदी, आप किस जगह का कह रही है? ये जगह तो ठीक नहीं है। वहाँ का माहौल शरीफों के जाने वाला बिल्कुल नहीं है। आप वहाँ पर जाकर क्या करेंगी? रिक्शा वाले की बात पर मैं हैरत में आ गई थी, जिसने मेरे डर को और बढ़ा दिया था। तुम्हें किराया मिलेगा, तुम ये बहस मत करो, बस जल्दी से चलो, मुझे वहाँ जरूरी जाना है। हालांकि अंदर से मैं कांप रही थी। फिर रिक्शा स्टार्ट हुआ और शहर की रोशनी सड़कों को पीछे छोड़ता हुआ वो सुनसान गलियों की तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिमाग में ओजस का चेहरा घूम रहा था। वो ओजस जो मेरे लिए सबसे लड़ गया था,
वो ओजस जो मेरा मान था, मेरा सब कुछ था, क्या वो सच में इतना गिर सकता है कि ऐसे बदनाम इलाके में किसी औरत के लिए आए? खराब हाल टूटी हुई सड़क पर रिक्शा हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। वहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए थे। ये वो इलाका था जहाँ पर दिन में भी अकेली औरत का आना खतरे से खाली नहीं था। अपने पति की जासूसी करने के लिए मैं आज यहाँ आ गई थी। यहाँ पर रोक दो। मैंने रिक्शा वाले को रोका। ओजस की गाड़ी एक पुरानी और खराब हाल हवेली जैसी इमारत के बाहर खड़ी हुई थी। इमारत की दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था और गेट पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। ये किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। दीदी, मैं यहीं पर रुकता हूँ, आप जल्दी से वापस आ जाइए। यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। रिक्शा वाले ने डरते डरते कहा। तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आई। मैंने दुपट्टे से अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया और गाड़ी की साइड में छुपती हुई उस इमारत के गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी भी आ रही थी। मेरे पैरों में जैसे शीशा भर गया हो। हर कदम पर मेरा दिल कह रहा था कि वापस पलट जा निशा। जो आज तुम देखने जा रही हो वो तुम्हारी जान भी ले लेगा। पर सच जानने की तड़प मेरे डर पर हावी थी। मैंने धीरे से गेट को धकेल दिया। वो चरचराहट की आवाज के साथ खुल गया। सामने एक बहुत बड़ा सा बैठक था जिसमें जगह जगह घास उगी हुई थी। बैठक के दूसरे कोने पर बरामदे में कुछ रोशनी आई और वहां पर कुछ साए हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं दीवार के साथ लगकर चलती हुई आगे बढ़ी। हवा में एक अजीब सीलन की बदबू थी, पर जैसे जैसे मैं बरामदे के पास पहुंची मेरी सांसें रुक गई थी। वही खुशबू, हाँ ये वही लेडीज परफ्यूम की तेज और मीठी खुशबू थी जो पिछले कई दिनों से ओजस के कपड़ों से मुझे आ रही थी। वो खुशबू उस वीरान हवेली के माहौल में बसी हुई थी। मेरा माथा ठनक गया। इसका मतलब यही है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर कोई औरत रहती है जो ये परफ्यूम इस्तेमाल करती है और इसके लिए मेरा पति मुझे मेरे घर पर नजरअंदाज कर रहा है। मैं एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। सामने का मंजर देखकर मेरे मुंह से एकदम से सिसकी निकलते निकलते रह गई थी। ओजस वहां पर मौजूद था। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक औरत खड़ी हुई थी। वो औरत पीठ करके खड़ी हुई थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, पर उसके कपड़ों से अंदाजा हो रहा था कि वो कोई जवान औरत है। वो ओजस के बहुत ज्यादा करीब खड़ी हुई थी और मेरा पति सर झुकाए हुए उसकी बात सुन रहा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश करी कि वो क्या बात कर रहे हैं, पर दूरी कुछ ज्यादा थी, इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही थी, पर शब्द के टुकड़े मेरे कानों तक पहुंच रहे थे। आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं। अगर आप नहीं होते तो हम बर्बाद हो जाते। उस औरत की आवाज आई। वो रो रही थी और अपने दुपट्टे से आंसू साफ कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ओजस ने नरम लहजे में जवाब दिया था और हाथ बढ़ाकर उस औरत के सर पर हाथ रख दिया। ये देखकर मेरे अंदर आग लग गई थी। ये वही हाथ था जो कभी मेरे सर पर प्यार से रखा जाता था। आज ये हाथ किसी और गैर औरत को तसल्लियां दे रहा था। मैंने नफरत से अपनी आंखें मसल ली थी। वो मजबूरी जिसकी वजह से वो घर लेट आता था। उस औरत ने एक थैला ओजस की तरफ बढ़ा दिया। ये आपके लिए है, प्लीज मना मत कीजिएगा। ओजस ने वो थैला पकड़ लिया। ये क्या है? कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज है। आप हमारे लिए इतना सब करते हैं तो हमारा भी हक बनता है। उस औरत की आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। मेरा खून खौल रहा था। मेरा पति मुझसे पैसे बचाकर इस औरत पर उठा रहा था और बदले में तोहफे भी वसूल कर रहा था। मुझे लगा अब मुझे और किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी जाऊंगी और उसका गिरेबान पकड़कर पूछूंगी कि ये सब क्या तमाशा है। मैं अभी अपने कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक से एक और दरवाजा खुल गया और वहां पर से दो और औरतें बाहर निकल आईं। उनके हाथों में भी कुछ सामान था। उन्होंने आते ही ओजस को घेर लिया। भाई साहब, आप आ गए हैं, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। एक औरत बोली तो वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया। हाँ, बस ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। ये लो तुम्हारी दवाइयाँ। उसने जेब से कुछ पैकेट निकाल कर उस औरत को दिए। ऊपर वाला आपका भला करे। आप जैसा देवता जैसा इंसान इस जमाने में कहाँ मिलता है। दूसरी औरत ने ये कहते हुए अपनेपन की नजरों से उसे देखा और मैं वहीं छुपकर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। वही मूरत बनकर रह गई। देवता? मेरा पति उनके लिए देवता था और मेरे लिए धोखेबाजी? ये कैसी पहेली थी? अगर ये सिर्फ एक औरत का चक्कर होता तो मैं समझ जाती कि प्यार का मामला होगा, पर यहाँ तो कई सारी औरतें थी। क्या ओजस ने यहाँ पर अपना कोई अलग ही रेपुटेशन बना रखा था? क्या वो इन सब का ख्याल रख रहा था?
मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैंने सुना था कि कुछ मर्द बाहर ऐसी औरतों के पास जाते हैं जो बच्चेदार होती हैं। क्या ये कोई ऐसा ही अड्डा था? इस ख्याल से मुझे झुरझुरी आ गई। मेरी वजह से इतना गिर सकता है या नहीं? निशा, जज्बात में मत बह, गौर से देख। मेरे अंदर की आवाज ने मुझे रोक दिया। मैंने आंसू साफ करे और दोबारा देखा। वो पहली औरत अब ओजस के पास बैठ गई थी और उसको कुछ दिखा रही थी, और ओजस भी बहुत इंटरेस्ट से वो चीज देख रहा था। अचानक से उस औरत के कपड़ों से वही परफ्यूम की तेज लहर उठी और मुझ तक पहुंच गई। ये इतनी तेज थी कि मेरा सर चक्कर खाने लगा। ये सस्ती और आम सी खुशबू थी जो अक्सर बाजारों में बिकती है, पर ओजस के कपड़ों में बस जाने के बाद ये मुझे दुनिया की सबसे जहरीली खुशबू लगती थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उनके सामने जाऊंगी। मेरे कदम आगे बढ़े ही थे कि मेरा पाँव एकदम से सूखी टहनी पर पड़ा और एक आवाज गूंज उठी, कौन है वहां पर? ओजस की आवाज आई। वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। मैं फौरन से वहीं पर पीछे दोबारा से छुप गई। मेरी सांस रुक गई थी। अगर उसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो क्या होगा? वो क्या सोचेगा कि उसकी पत्नी उसकी जासूसी कर रही है? पर फिर ख्याल आया कि डरना किस बात का? डरना तो उसे चाहिए, मुझे नहीं। चोरी उसने की है, सीना जोरी भी वही कर रहा है। कोई नहीं होगा भाई साहब, बिल्ली या कुत्ता होगा। आप बैठिए ना, चाय ठंडी हो रही है। उनमें से एक औरत ने कहा। ओजस कुछ देर मेरी छुपने वाली जगह की तरफ घूरता रहा और उसकी आंखों में शक था या डर, मैं फैसला नहीं कर सकी। फिर वो धीरे से वापस बैठ गया। मुझे देर हो रही है, मुझे अभी घर पर भी जाना है। निशा इंतजार कर रही होगी। ओजस ने घड़ी देखते हुए कहा। खुद का नाम सुनकर मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। उसको मेरा ख्याल तो था, पर सिर्फ नाम की हद तक। थोड़ी देर और बैठ जाइए ना, अभी तो दीदी भी नहीं आई हैं, वो आपसे मिलना चाह रही थी। वो पहले वाली औरत बोली। दीदी? ये कौन दीदी थी? क्या कोई और भी थी जो इन सब की निगरान, इन सब की हेड थी? अच्छा, मैं सिर्फ 10 मिनट और बैठूंगा, उसने हार मानते हुए कहा। उस लम्हे इमारत के अंदर से एक बुजुर्ग औरत व्हील चेयर पर बाहर आई। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में अजीब सी चमक। उनको देखते ही ओजस इज्जत से उनके लिए खड़ा हो गया था। वो आगे बढ़ा और उनके घुटनों को छुआ। माँ जी, आप क्यों बाहर आई हैं? मैं खुद ही अंदर आ जाता। उन बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, तेरी आवाज सुनी तो रहा नहीं गया। इतने दिनों के बाद तू आया है, मेरा दिल घबरा रहा था। बुजुर्ग औरत ने कांपते हुए हाथों से ओजस का चेहरा पकड़ लिया। वो सब कुछ देख रही थी और मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। ये सब कौन लोग थे? ये औरत, ये बूढ़ी औरत, ये वीरान सी हवेली। यहाँ पर कोई सामान भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो परफ्यूम और वो जवान औरत का हाथ पकड़ना, वहां पर ये सब क्या था? क्या ओजस ने उसको पसंद किया हुआ था? क्या ये उसकी फैमिली थी? पर अगर ऐसा था तो वो उनके साथ इतना ज्यादा मिलनसार क्यों लग रहा था, जैसे कि कोई अपनी फैमिली के साथ इतना अटैच होता है। मैं इस सोच में ही थी कि सामने जाऊं या फिर अभी और इंतजार करूं। तभी मेरी नजर ओजस के पीछे पड़ी। वहां पर दीवार पर एक साए ने हरकत करी। कोई और भी था जो छुपकर ओजस को देख रहा था। मैंने गौर से देखा तो वो एक छोटी सी बच्ची थी। वो दीवार के साथ लगी हुई खड़ी थी और उसके हाथ में एक फूल था। वो डरते डरते ओजस की तरफ बढ़ रही थी और उसकी नज़र जैसे उस बच्ची के ऊपर पड़ी तो उसके चेहरे पर एकदम से ऐसी मुस्कुराहट आ गई जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और अपने बाजू फैला दिए। अरे आ जाओ गुड़िया। वो बच्ची भागकर ओजस के गले से लग गई थी। ओजस ने उसको हवा में झुला दिया और फिर अपने सीने से लगा लिया। देखो, ये मेरी बेटी के लिए गुड़िया लेकर आया हूँ, और ये चॉकलेट। और उसने अपनी जेब से सामान निकालकर उसे दिया। मेरी बेटी? ये शब्द मेरे कान में बम की तरह फटने लगे थे। ओजस ने उसको अपनी बेटी कहा था, तो क्या मेरा शक सही था? कि सच में उसने यहाँ पर कोई अपनी फैमिली बना रखी थी और ये उसकी औलाद थी, और मैं वहाँ पर घर में औलाद के लिए रोती रही, तड़पती रही थी। आसमान उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पर आ गिरा हो और मेरा वजूद कांप रहा था। अब मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं थी। उसने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी। वो बच्ची उसी की थी, इसलिए वो यहाँ पर आता था, इसलिए वो मुझसे दूर भागता था। गुस्से की एक ऐसी लहर उठी जिसने मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। मैं वहां से बाहर निकल आई। ओजस! मैं पूरी ताकत से चीखी और उसको पुकारा। ओजस चौंक कर मुड़ गया। उसने मुझे वहां खड़े हुए देखा। मेरी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उसके चेहरे का रंग फीका हो गया। वो लड़की अभी भी उसकी गोद में ही थी। वहां पर मौजूद सब औरतें हक्का बक्का रह गई और मुझे देखने लगी। निशा, तुम यहाँ? ओजस की आवाज उसके हलक में ही अटक गई थी।
हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस झूठ के महल में तुम्हारी इस छुपी हुई दुनिया को देखने आई हूँ। मैंने ताली बजाना शुरू कर दी। वाह ओजस साहब, क्या कमाल का ड्रामा रचाया है आपने। मैं घर में आपका इंतजार करती रही और यहाँ पर आप अपनी बेटी के साथ खुशियां मना रहे हैं। निशा, तुम गलत समझ रही हो, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओजस ने बच्ची को नीचे उतार दिया और मेरी तरफ बढ़ा। खबरदार जो मेरे पास भी आए। अरे मुझे घिन आ रही है तुमसे, मुझे छूना भी मत। तुमने मेरे मान का खून कर दिया, तुमने मेरे प्यार का तमाशा बनाकर रख दिया। मैं रो रही थी और चिल्ला रही थी। वहां पर मौजूद औरतें सहमकर एक तरफ हो गईं। वो बुजुर्ग औरत व्हीलचेयर पर खामोश पड़ी हुई मुझे ही देख रही थी। मेरी बात सुनो निशा, ऊपर वाले के लिए तमाशा मत बनाओ, घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। ओजस ने कहा। घर? मैं बोली, कौन सा घर? वो घर जो तुमने वीरान कर दिया, ये घर जो तुमने मेरे पीछे मेरी पीठ पीछे बसाया है। बताओ मुझे, कौन है ये औरत और ये किसकी बच्ची है? ये बताओ इन सबको कि तुमने मुझ जैसी अनपढ़ औरत को धोखा दिया। मैंने उस जवान औरत की तरफ उंगली उठाई जो सबसे पहले उसके पास खड़ी हुई थी। वो डर कर एकदम पीछे हट गई। ये मेरी खास नहीं है, ओजस ने ऊंची आवाज में कहा। झूठ मत बोलो, मैं चीख कर बोली। अगर ये तुम्हारी खास नहीं है तो उसके कपड़ों की खुशबू तुम्हारे कपड़ों में क्या कर रही है? और ये बच्ची तुम्हें बाप क्यों समझती है? बोलो, अब सच तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। माहौल में खौफनाक सी खामोशी छा गई और उसने सर झुका लिया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा दुख था। ठीक है निशा, अगर तुम आज फैसला करने ही आई हो तो सुन लो। उसने गहरी सांस ली। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ? तुम जानना चाहती हो ना कि ये सब कौन है? तो फिर देखो अपनी आंखों से, देखो। उसने व्हीलचेयर पर बैठी हुई बुजुर्ग औरत की तरफ इशारा किया। ये मेरी माँ नहीं है, पर ये मुझे बेटा कहती हैं। और उसने एक जवान औरत की तरफ इशारा किया। ये मुझे अपना रक्षक मानती है। और ये बच्ची, इसने छोटी सी बच्ची के सर पर हाथ रखा। ये मेरा खून नहीं है, मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, पर इसके लिए मैं बाप से भी बढ़कर हूँ। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सीधी सीधी तरह से बताओ ना, तुम्हारा इन सबसे क्या रिश्ता है? मैं अभी भी गुस्से में ही थी। रिश्ता? ओजस ने कड़वी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। रिश्ता तो खून का होता है निशा, या शादी का, पर एक रिश्ता इंसानियत का भी होता है, जो तुम शायद भूल गई हो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। जिस शख्स ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, आज उसका इलाज करके ही जाना। वो मुझे खींचता हुआ उस हवेली के अंदर ले जाने लगा। मेरा दिल अभी भी कुछ मानने को तैयार नहीं था, पर उसके लहजे में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मेरे कदमों को उसके साथ चलने पर मजबूर ही कर दिया। हम अंदर के बरामदे की तरफ बढ़े, जहां से रोने और सिसकियों की आवाज आ रही थी। आज की रात राज खुलने की रात थी। आज की रात फैसला होने वाला था कि ओजस देवता है या फिर दरिंदा। और मैं कांपते हुए वजूद के साथ ही सच्चाई का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ओजस ने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मेरी कलाई भी दुखने लगी। वो मुझे खींचता हुआ उस हवेली जैसी इमारत के खामोशी से भरे बरामदे में लेकर आया। बाहर की हवा ठंडी थी, पर अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी घुटन और दवाइयों की मिली जुली सी बदबू ने मेरा स्वागत किया। यहाँ पर देखो निशा, ओजस की आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। अपनी वो आंखें खोलो जिन पर शक की पट्टी बंधी हुई है। देखो, मैं किन से मिलने के लिए यहाँ पर आता हूँ। हम एक बड़े हॉल जैसे कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। वहां पर जमीन पर बिछे हुए मैले से गद्दों पर कई वजूद लेटे हुए थे। मैंने डरते डरते अंदर झांका। कौन लोग हैं? मैंने हल्की आवाज में पूछा। मेरा गुस्सा अब हैरत में बदल रहा था। ओजस मुझे एक बिस्तर के पास लेकर गया। वहां एक औरत लेटी हुई थी जिसका आधा चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। वो दर्द से कर्राह रही थी। बहन, उसने नरमी से उस औरत को पुकारा तो उस औरत ने चौंक कर देखा। उसकी दूसरी आंख सही थी, पर उसमें वीरानी थी। भाई, आप तो चले गए थे। उस औरत ने उठने की कोशिश करी। तुम लेटी रहो, मैं बस ये पूछने के लिए आया था कि दवाई का आराम आया या फिर नहीं। और उसने उसको इशारे से रोका। हाँ भाई, बस जलन कम नहीं हो रही। उस औरत की आवाज कांप रही थी। मैंने गौर से देखा। उसके दुपट्टे का पल्लू थोड़ा सा सरक गया। मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा और गर्दन बुरी तरह से झुलसी हुई थी। उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी। ये किसी तेजाब का जख्म था। मैं डर से 2 कदम पीछे हट गई। मेरा दिल दहल गया। देखा तुमने निशा? ओजस मेरी तरफ मुड़ गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला,
कि ये है वो औरत जिसके प्यार में तुमने मुझे मुजरिम बना दिया। ये बहन जो है, इसके पति ने इसको सिर्फ इसीलिए तेजाब से जला दिया क्योंकि उसने दहेज के ताने का जवाब दिया था। इसका अपना सगा भाई उसको रखने को तैयार नहीं था क्योंकि उसको अपनी इज्जत खराब होने का डर था। मैं उसको यहाँ पर लेकर आया, मैंने इसका इलाज करवाया। क्या तुम्हें इसके जले हुए चेहरे में कोई शक नजर आता है? मेरी जुबान तलवे से चिपक गई। मुझे अपनी वो सब बातें याद आईं जो मैंने अभी अभी बाहर कही थी कि किसकी बाहों में रहकर आते हो। शर्मिंदगी का पहला कतरा मेरे माथे पर आ गया। चलो आगे, अभी तो तमाशा खत्म नहीं हुआ, ओजस ने कड़वाहट से कहा और मुझे आगे धकेल दिया। हम दूसरे कमरे में गए। यहाँ पर बूढ़ी औरतें थीं, खांसी और कर्राहने की आवाज गूंज रही थी। एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दीवार को देख रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े बहुत पुराने से थे। ओजस उनके पास गया और बोला, माँ जी, खाना खाया आपने? तो वो बूढ़ी औरत चौंक गई और ओजस को खाली नजरों से देखने लगी। फिर उनके चेहरे पर एक उम्मीद जाग गई। मेरा बेटा आया है। उन्होंने ओजस का हाथ पकड़ लिया। मैं जानती थी वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। उसने कहा था कि वो शहर जाकर मकान लेगा, फिर मुझे ले जाएगा। क्या वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है? ओजस की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और झूठ बोला कि माँ, उनको काम से छुट्टी नहीं मिली है। उसने मुझे मैसेज भेजा है। आपका हाल पूछने के लिए उसने कहा है कि आप अपना ख्याल रखें, वो जल्दी आएगा। बूढ़ी औरत का चेहरा फिर से बुझ गया था। वो ओजस का हाथ छोड़कर दोबारा से दीवार को देखने लगी। ओजस मेरी तरफ पलटा। देख रही हो निशा, ये वो माएँ हैं जिनको उनके बेटों ने कूड़ेदान में फेंक दिया। उनके बेटे ने 3 साल पहले उनको यहाँ छोड़ दिया था और मुड़कर नहीं देखा। मैं रोज यहाँ पर आता हूँ, इनका बेटा बनकर इनको तसल्ली देता हूँ, उनके लिए फल लाता हूँ ताकि उनकी उम्मीद नहीं टूटे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर किसी गलत काम के लिए आता हूँ? मेरा सर झुक गया था। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरा शक, मेरी जलन, सब कुछ इस हकीकत के सामने रेत की दीवार की तरह लग रहा था। मैं कितना ज्यादा गलत थी। मैंने सोचा था कि वो किसी होटल में जाता है, पर यहाँ तो हर तरफ दुख, दर्द और आंसू ही थे। पर वो परफ्यूम, मेरे दिमाग में अभी भी वो सवाल अटका हुआ था। वो जवान औरत का मेकअप, वो सब क्या था? मैंने नजरें उठाकर ओजस को देखा। यहाँ पर आओ। ओजस मुझे हॉल के आखिरी हिस्से की तरफ ले गया। वहां पर कुछ लड़कियां सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। उनमें से अक्सर के चेहरे पर चोट के निशान थे या वो किसी न किसी लाचारी का शिकार थी। उनमें वो लड़की भी थी जो बाहर ओजस को थैला दे रही थी और जिसके परफ्यूम की खुशबू ने मुझे पागल कर रखा था। वो लड़की हमें देखकर खड़ी हो गई। भाई, ये निशा भाभी हैं? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत थी। हाँ, ये तुम सबकी भाभी निशा है। ओजस ने मेरा इंट्रो करवाया। नमस्ते भाभी, हमने भाई साहब से आपकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी थी। वो कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हैं। उस लड़की ने आगे बढ़कर जोश से मुझे ये बातें कहीं। जैसे ही वो मेरे पास आई तो वही तेज खुशबू मेरी नाक से टकराई थी। अब मैं उसके चेहरे को पास से देख रही थी। उसकी एक आंख के नीचे एक गहरा जख्म था जिसको उसने मेकअप से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रखी थी। ये मेकअप का सामान बेचती है। ओजस ने मेरी हैरत भरी नजरों का जवाब दिया। ये घर घर जाकर सस्ता परफ्यूम और क्रीम्स, मेकअप का सामान बेचती है ताकि अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके। इसका पति नशा करता था और उसको मारता था। ये अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई है। इसके पास और कोई हुनर भी नहीं था। मैंने इसको ये सामान होलसेल मार्केट से लेकर दिया। उस लड़की ने अपना थैला उठाया। भाभी, ये देखिए, ये नया स्टॉक है। इसमें कुछ शीशियां लीक हो गई थी तो उनकी खुशबू मेरे कपड़ों में बस गई है। भाई अक्सर मेरी मदद भी करते हैं सामान उठाने में, शायद इसीलिए उनके कपड़ों में भी खुशबू आ जाती होगी। मैंने भाई से कहा था कि ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कहते हैं कि मेहनत की खुशबू से बेहतर कोई भी खुशबू नहीं होती। उस वक्त जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई थी। तो ये थी हकीकत। वो खुशबू किसी बदकिरदारी की नहीं थी। वो किसी औरत के साथ नहीं था। वो एक मजबूर बहन की मेहनत की खुशबू थी जो टूटी हुई शीशियों से निकलकर मेरे पति तक पहुंच गई थी। और मैंने उसको क्या से क्या समझ लिया। मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने ओजस को कितना दुख दिया था। मैंने उसको बेवकूफ कहा, धोखेबाज कहा, और वो यहाँ पर सबका देवता बना हुआ था। मैंने ओजस की तरफ देखा। वो खामोशी से उस लड़की के सर पर हाथ रख रहा था। तुम जाओ, अब अपना काम करो। निशा थोड़ी परेशान थी, इसलिए मेरे साथ चली आई। वो वापस अपने काम में लग गई। हम वहां से निकलकर बैठक की तरफ आ गए। निशा, ओजस ने दीवार के साथ टेक लगा ली। तुमने कहा था कि हम औलाद के लिए तरस रहे हैं,
तुमने कहा था कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आता हूँ। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची, वही जो बाहर गुड़िया लेकर खुश हो रही थी, भागती हुई आई और ओजस की टांगों से लिपट गई। पापा, मुझे भूख लगी है, उसने मासूमियत से कहा। उसने उसको गोद में उठा लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बच्ची उसको पापा कह रही थी, पर अब मुझे उस शब्द में धोखा नहीं बल्कि प्यार नजर आ रहा था। इस लड़की का नाम गुड़िया है। उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा था। ये कूड़े के ढेर पर मिली थी, इसके माँ बाप का कोई पता नहीं, तो मैं उसको यहाँ पर ले आया। इसका खर्चा उठाता हूँ, ये मुझे पापा कहती है, क्योंकि इसने आज तक किसी को प्यार से नहीं देखा। देखो निशा, ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी, शायद उसकी मर्जी यही थी कि मैं इन अनाथों का बाप बन सकूं। मैं अपना सारा वक्त, अपना सारा पैसा यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि मुझे इस खालीपन का एहसास न हो जो हमारे घर में है। मेरी आंखों में से आंसू झलक उठे। मैं रोते हुए ओजस के कदमों में बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए ओजस, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपको कितना गलत समझा। मैं आपका ये रूप पहचान ही नहीं सकी। मैं अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश और शक में इतनी ज्यादा अंधी हो गई कि मुझे आपके अंदर छुपा हुआ ये देवता जैसे इंसान नजर ही नहीं आया। और उसने फौरन से झुककर मुझे कंधों से पकड़ लिया और मुझे उठाया। निशा, उठो, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बोली, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आप पर कीचड़ उछाला। मैंने आपकी भलाई को बदकिरदारी का नाम दिया। आप यहाँ पर दर्द बांट रहे थे और मैं घर पर बैठकर आपके लिए पता नहीं क्या क्या गलतफहमी अपने दिल में पाल रही थी। आप दूसरी औरतों के पास नहीं जाते थे, आप तो माँ और बहनों के पास आते थे, जिनका कोई नहीं था। मेरा गला रोनेहार हो गया। हिचकियों ने मेरे शब्दों को रोक दिया था। ओजस ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, वही सीना जिस पर मैं अभी थोड़ी देर पहले मुक्के बरसा रही थी। अब वहां से वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, पर अब वो खुशबू मुझे जहर नहीं लग रही थी, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू महसूस हो रही थी। बस करो पगली, ओजस ने मेरी पीठ थपथपाई। इंसान कमजोर है, शक में पड़ ही जाता है। मुझे भी तुम्हें पहले बता देना चाहिए, पर मैं डरता था कि शायद तुम मना कर दोगी। ये शायद तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं अपनी सैलरी यहाँ पर खर्च कर देता हूँ। मैं कभी भी मना नहीं करूँगी, मैंने रोते हुए कहा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी इस भलाई में शामिल होंगी और आपका साथ दूंगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि बैठक के दूसरे कोने से शोर उठने लगा कि बच्चे और औरतें ओजस की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उनको पता चल गया था कि ओजस भाई अभी गए नहीं हैं। चलो निशा, ओजस ने अपने आंसू साफ करे और मुस्कुराया। आज तुम भी देख लो कि तुम्हारा पति रात गए यहाँ पर क्या करता है। आज तुम भी उनके चेहरों की खुशी देख लो। वो मेरा हाथ पकड़कर उस तरफ बढ़ गया जहाँ सब जमा हो गए थे। मेरा दिल अब हल्का हो गया था, पर शर्मिंदगी का बोझ अभी भी था। ओजस उन बच्चों और औरतों के बीच ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कोई बहुत पुराना और करीब का रिश्तेदार हो। मैं एक तरफ खड़ी हुई, आंखों में आंसू लिए ये सब कुछ देख रही थी। मेरी निगाहों के सामने वो मंजर था जिसने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी थी। वो एक बुजुर्ग औरत के पास गया जो व्हीलचेयर में बैठी हुई कांप रही थी। उसने झुककर उनके सर पर हाथ रखा और माथे पर प्यार किया। माँ जी, ये लीजिए, आपकी पसंदीदा शॉल लेकर आया हूँ। ठंड बढ़ गई है, आप अपना ख्याल रखा करें। ओजस ने गर्म शॉल उनके कंधे पर डाल दी। वो बुजुर्ग औरत उसके सर पर प्यार देने लगी और उसके मुंह से आशीर्वाद निकलने लगा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, ऊपर वाला तुझे कभी किसी का मोहताज न करे, तू ही तो हमारा सहारा है। उनकी आवाज में ममता का समंदर था जो शायद उनके अपने सगे बेटों के लिए दिल में नहीं था। उसके बाद ओजस आगे बढ़ा। वहां पर कुछ औरतें बैठी हुई थी जो अपने घर से बेदखल कर दी गई थी। वो उनके पास गया और किसी सगे भाई की तरह राशन के थैले बांटने लगा। हर एक से उनकी तबीयत का पूछ रहा था, उनकी परेशानियां सुन रहा था और उनको तसल्ली भी दे रहा था। उसके लिए लहजे में ना कोई एहसान था और ना ही कोई गुरूर, बस एक अपनापन था। फिर वो छोटे बच्चे जो शायद अनाथ थे, वो उसको देखते हुए ही दौड़ पड़े और उसने उनके सर पर हाथ रखा। ओजस ने खिलौने निकालकर उनके हाथों में डाल दिए। ये लो तुम्हारी गाड़ी, ये तुम्हारे लिए गुड़िया। ओजस बच्चों को खिलौने, कपड़े और जूते दे रहा था और बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे। उन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल भी भर आया। तब मुझे अचानक से समझ आया कि वो परफ्यूम कहाँ से आता था। वो किसी औरत की बाहों से नहीं, किसी गुनाह से नहीं, वो उन बच्चों के हाथों से आता था जिन पर खिलौनों की खुशबू लगी होती थी। उन औरतों की साड़ियों से आता था जिनके आंसू आज थोड़ी देर को थम गए थे। उन बूढ़ी सांसों से आता था जिनको कोई माँ कहकर बुला लेता था। वो खुशबू इत्र की नहीं थी, वो खुशबू इंसानियत की थी। मैं वहीं पर खड़ी थी, आंसू बिना आवाज के बह रहे थे।
आज पहली बार मुझे अपने शक पर शर्म आ रही थी। मैंने अपने दिल में एक देवता को दरिंदा बना दिया था। ओजस बच्चों के बीच खड़ा था। कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई उसकी टांगों से लिपटा हुआ था, कोई उसे पापा कहकर बुला रहा था और कोई बस उसकी परछाई में सुकून ढूंढ रहा था। और मैं उसे अब देख पा रही थी, बिल्कुल साफ, बिना किसी शक की पट्टी के। वो मेरा पति था, लेकिन उससे पहले वो उन सब का सहारा था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई, इस बार बिना गुस्से के और ना किसी शिकायत के साथ, बस एक औरत की तरह जो अपने आदमी को समझ चुकी थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में वही सुकून था जो किसी लंबी थकी रात के बाद आता है। चलो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अब घर चलते हैं। मैंने सर हिला दिया। आज पहली बार वो घर मुझे वीरान नहीं लगा। आज मुझे यकीन हो गया था कि जिस आदमी का दिल इतना बड़ा हो, उसके साथ खालीपन टिक ही नहीं सकता। उस रात में एक शक लेकर आई थी और एक सच लेकर लौटी। एक ऐसा सच जिसने मेरे दिल को भी इंसान बना दिया। मैं चुप थी। मेरे अंदर बहुत कुछ टूटा था और साथ ही बहुत कुछ जुड़ा भी था। शायद उसे पता था कि शब्दों से ज्यादा मुझे उस वक्त खामोशी की जरूरत थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, बस वही पुराना अपनापन था जो मैंने इतने महीनों से खो दिया था। मैंने पहली बार उसका हाथ खुद से थामा। मेरी उंगलियां कांप रही थी, जैसा आज पहली बार उसे छू रही हूं। उसने बिना कुछ कहे मेरी उंगलियों को अपनी हथेलियों में कस लिया। वो पकड़ शिकायत की नहीं थी, वो पकड़ यकीन की थी। दिल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ओजस मेरे सामने आकर बैठ गया। निशा, उसने मेरा नाम लिया, बहुत धीमे से, इतने प्यार से कि मेरी आंखें फिर भर आईं। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, उसने कहा, और शायद मेरी खामोशी ने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। मैंने सर झुका लिया कि मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आपके प्यार को शक में तोलती रही। मैं भूल गई थी कि जिस आदमी ने मुझे इतना सच्चा प्यार दिया, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। ओजस ने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। उसकी हथेली की गर्मी मेरे दिल तक उतर गई। गलतफहमी इंसान से गलती करवा देती है, उसने कहा, लेकिन तुमने कभी मेरे इरादों पर शक नहीं किया, बस मेरे रास्तों को नहीं समझ पाई। मैंने उसकी आंखों में देखा। आज उनमें डर नहीं था, बस राहत थी। मैं अपने आप उसके सीने से लग गई, इतने दिनों के बाद, कि लगा जैसे ये पहला पल हो। उसने मुझे बाहों में समेट लिया। एक टूटे हुए रिश्ते को दोबारा सांस मिल रही थी। मैं उसकी छाती पर सर रखे रोती रही। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराता रहा। अब कोई शक नहीं होगा हमारे बीच, मैंने कहा। अब सिर्फ आप हैं और मैं। उसने मेरे माथे पर हल्का सा प्यार दिया। वो प्यार भरोसे का था। उस रात हम साथ में लेटे थे। बातें बहुत कम हुई, लेकिन दिल बहुत कुछ कह गया था। कई महीनों की गलतफहमियां एक सच्चाई में पिघल गईं और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं है। प्यार उस यकीन का नाम है जो हर शक के बाद भी बचा रह जाए, और यही शक रिश्तों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब हम बिना सच जाने किसी अपने पर आरोप लगा देते हैं, तो हम उसके प्यार और इरादों को चोट पहुंचाते हैं। हर खामोशी गुनाह नहीं होती और हर दूरी बेवफाई नहीं होती। कभी कभी इंसान अपने दर्द और अच्छाई को छुपाकर दूसरों के लिए जीता है। रिश्तों में सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सुने और बिना समझे फैसला करना गलत है। सच्चा प्यार वही है जो सच सामने आने के बाद भी शर्म, माफी और भरोसे के साथ बचा रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।